स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कितनी तरह की इनकम्स हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं एज एम्प्लॉयमेंट इनकम, यानी कि कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो कौन कौन सी उसको जो इनकम्स मिलती हैं वो आती हैं इस एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंडर। तो सबसे पहले है सैलरी। ये यूजुअली फिक्स होती है और हर इंडिविजुअल को मिलती है और आपको जो क्वेश्चंस में मिलेगी ये पूरे साल की सैलरी होगी। देन बोनस होता है और बोनस जो है वो कोई एक्स्ट्रा सर्विस या एक्स्ट्रा टारगेट मीट करने पे मिलता है। तो बोनस की यूजुअली डिफरेंट डेट्स होती हैं कि कब किसी बंदे को मिला, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी अर्निंग्स के तरीके हैं जिस पे हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। कमीशंस यूजुअली सेल्स के स्टाफ को मिलता है कि वो जो भी चीज़ें बेचते हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज उनको मिलती है। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स कैश नहीं मिलता। इस बेनिफिट में ये हो सकता है कि किसी को घर मिल जाए, किसी को गाड़ी मिल जाए दफ्तर की तरफ से, किसी को गाड़ी का फ्यूल मिल जाए। तो ये मेन इनकम्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेट करती हैं, सैलरी, बोनस, कमीशंस और बेनिफिट्स। इन सबको टोटल करते हैं तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम बनती है। इसमें से अलाउएबल डिडक्शंस माइनस होती हैं कि अगर कोई ऐसी पेमेंट्स उसने की हैं जो कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करती हैं कि वो माइनस कर सकता है, तो वो माइनस हो जाती है और इसके बाद जो इनकम बचती है इसे कहते हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो इन सब एस्पेक्ट्स को, इन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी बेसिस ऑफ असेसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम, कि कौन सा तरीका होगा जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को असेस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जी वो है अर्निंग्स। तो अर्निंग्स की कैटेगरी में क्या आता है? अर्निंग्स मींस एनी सैलरी, वेज और फी, एनी ग्रेजुटी और अदर प्रॉफिट और incidental benefit obtained by the employee if it is money or money's worth, something of direct monetary value or convertible into direct monetary value or anything else which constitutes a reward of the employment। तो ये सब चीजें अर्निंग्स में आ गई। General earnings are an employee's earnings, see key term below, plus the cash equivalent of any taxable monetary benefits। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें एम्प्लॉयमेंट से मिलती हैं उन्हें अर्निंग्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें वो चीजें भी आती हैं जो कि नॉन मॉनेटरी होती हैं, जैसे कि बेनिफिट्स वगैरह, जिनको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब अर्निंग्स की बात आ गई तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अर्निंग्स जो हैं हम कब उन्हें कंसिडर कर सकते हैं कि ये अर्निंग्स उस एम्प्लॉय को मिल गई। क्योंकि जब भी उसको मिल गई हम ये जब कंसिडर कर सकते हैं कि अब उसकी ये अर्निंग्स हैं तो उसको टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। तो इसके लिए जो बेसिस है इसे कहते हैं रिसीट बेसिस, और इसमें जो अर्लीस्ट होती है डेट वो कंसिडर करते हैं। तो डिटेल्स देख लें आप लोग। जनरल अर्निंग्स कंसिस्टिंग ऑफ मनी, general earnings consisting of money are treated as received at the earlier of। so जो भी earnings हैं, जो भी पैसा आपको मिलता है वो कब हम समझ लें कि इस बंदे को मिल गया, क्योंकि जब उसको मिल गया है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। टाइम व्हेन द पेमेंट इज मेड, तो एक डेट होगी ऐसी जिस पे उसको पैसे मिल गए। द टाइम व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू अ पेमेंट ऑफ द अर्निंग्स, तो ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम पे किसी बंदे को उसकी एंटाइटलमेंट बन गई हो, उसने जो काम करना था वो कर दिया, तो अब ये उसका राइट है लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। तो अगर ये एंटाइटलमेंट पहले होगी तो उसको टैक्स लग जाएगा पहले, तो ये इसमें रूल है। If the employee is a director of a company, earnings from a company are received on the earliest of। तो वो रिसीट बेसिस ही हैं, ये जो अर्लीस्ट होता है इसको रिसीट बेसिस कहते हैं। तो जो डायरेक्टर्स हैं इसके लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन अगेन इसमें डेट्स ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड होगा वो यही होगा कि आपने अर्लीस्ट डेट पे टैक्स लगा देना है, यानी कि उसको टैक्सेबल बना देना है। द अर्लीस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स गिवन इन द जनरल रूल, जो भी ऊपर है वो तो है ही है कि कब पेमेंट मिली, कब वो बंदा एंटाइटल्ड हुआ कि जी अब इसको ये अर्निंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा द टाइम व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जो भी बिजनेस है जिसने उसको दिया, जो भी कंपनी है, तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कब क्रेडिट हुई। द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट इफ द अमाउंट वाज डिटरमिन्ड बाय देन। तो कंपनी ने कब किया या कंपनी का ईयर एंड कब हुआ, अगर उस वक्त तक डिटरमिन हो गई है तो ये कुछ डेट्स आ गई। सारी डेट्स में से जो भी अर्लीस्ट होगी उसको पिक कर लिया जाएगा। द टाइम द अमाउंट इज डिटरमिन इफ आफ्टर द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट,
तो अगर जो अमाउंट है वो डिटरमिन बाद में हुई है पीरियड ऑफ अकाउंट के बाद, तो जो भी डेट है उसको कंसिडर करेंगे। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें इंडिविजुअल्स की एग्जांपल्स होंगी जो कि डायरेक्टर्स होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्टर्स नहीं है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम दोनों तरीकों को लर्न कर लें। सो पहला क्वेश्चन है जी, जोसेफिन एंड विंसेंट आर एम्प्लॉयड बाय डायमंड पीएलसी। Josephine is a director of Diamond PLC. Vincent is not a director of Diamond PLC. Diamond PLC makes up its account to 31st of March each year. तो अब ये इंफॉर्मेशन है जिसमें दो इंडिविजुअल्स होंगे, तो जोसेफिन के ऊपर डायरेक्टर्स वाले रूल्स लग जाएंगे और विंसेंट के ऊपर जो कि नॉन डायरेक्टर के रूल्स हैं, जो कि हमने पहले पढ़े, दो डेट्स थी। तो लेट्स सी, bonuses were awarded by Diamond PLC as follows. Josephine, £5,000. This amount was determined by the directors on 28th of February 2023 and credited to Josephine's director's account on 10th of March 2023, subject to a condition that she could not draw down the bonus until 15th of April 2023, on which date she became entitled to payment of the bonus. Josephine was actually paid the bonus on 28th of April 2023. तो जो डेट्स हमने पढ़ी हैं उसकी बेसिस पे यहाँ पे देख लें कि अब क्या डेट्स हैं। जोसेफिन जो कि एक डायरेक्टर है, एंड सो हर बोनस इज रिसीव्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑन द अर्लीस्ट ऑफ नंबर 1 टाइम पेमेंट मेड। जिस वक्त पेमेंट दी गई वो तो 28th ऑफ अप्रैल है। टाइम ऑफ एंटाइटलमेंट जो कि 15th अप्रैल है, एंड क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड्स जो कि कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में क्रेडिट किए, वो डेट है 10th ऑफ मार्च 2023। सो इसमें जो अर्लीस्ट डेट है वो आपकी 10th मार्च बन रही है, जो कि ये क्रेडिट हो गया। जो एंड ऑफ द पीरियड है वो 31st ऑफ मार्च है 2023, जिस पीरियड से रिलेट करती है। सो इसमें बड़ा सिंपल है कि जो अर्लीस्ट डेट है, जो रिसीट बेसिस होती हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। सो द अर्लीस्ट ऑफ दीज डेट्स इज 10th of March 2023, and so this is the date of receipt of bonus. The tax year in which the bonus is taxed is therefore 22-23. तो जिस टैक्स ईयर के अंदर ये डेट फॉल करेगी उस टैक्स ईयर के अंदर कंसिडर किया जाएगा कि ये अर्निंग्स हैं इसकी, ये बोनस इसका है। तो ये तो रूल्स हो गए जी डायरेक्टर्स के। तो जनरल रूल जो आपने याद रखना है वो ये कि जो अर्लीस्ट डेट है। अब ये विंसेंट की एग्जांपल है, इसको मिले हैं £3,000 का बोनस। विंसेंट बिकेम एंटाइटल्ड टू बी पेड दिस बोनस ऑन 31st of March 2022, but agreed that payment should be delayed due to Diamond PLC's cash flow problems. He was actually paid the bonus on 30th of April 2022. Explain when each of the bonuses is received for the purposes of employment income, and so determine the tax year in which it will be taxed. So अब ये बात आ गई विंसेंट की। अब विंसेंट तो डायरेक्टर नहीं है, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। सो हिज बोनस इज रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑन द अर्लीस्ट ऑफ नंबर 1 टाइम पेमेंट, जब उसको पैसे मिले वो 30 अप्रैल है 2022, और टाइम ऑफ एंटाइटलमेंट 31st of March 2022। तो अब ये नॉन डायरेक्टर है तो इसकी दो ही डेट्स हैं, इन दोनों में से जो अर्लीस्ट डेट है दैट वुड बी 31st of March 2022। The earliest of these dates is 31st of March 2022, and so this is the date of receipt of the bonus. The tax year in which bonus is taxed is therefore 21-22, क्योंकि जो डेट है आपकी 31st of March वो टैक्स ईयर 21-22 के अंदर फॉल करती है। तो ये तरीका है कि आपको डिसाइड करना है कि ये रिसीट बेसिस कौन सी अप्लाई होंगी। तो डायरेक्टर्स के लिए डिफरेंट है और नॉर्मल नॉन डायरेक्टर्स के लिए डिफरेंट है। फर्दर कॉन्सेप्ट्स, जनरल अर्निंग्स के अंदर क्या चीजें आ सकती हैं, कंसिस्टिंग टैक्सेबल बेनिफिट्स। अब टैक्सेबल बेनिफिट्स पे थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि जो भी बेनिफिट्स हैं आपको जो कि अदर देन अर्निंग्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके बाद पेंशन इनकम्स हैं कि अगर किसी को पेंशन मिलती है तो पेंशन के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते रिसीट बेसिस वाले। The receipt basis does not apply to pension income. Pension income is taxed on the amount accruing in the tax year, whether or not it has actually been received in that year. तो इसमें हम लोग जो accrued basis है उसको फॉलो करते हैं, हम रिसीट बेसिस को फॉलो नहीं करते। यानी कि जिस पीरियड से वो इनकम रिलेट करती है उसी पीरियड में टैक्स लगेगा उसके ऊपर, जबकि
जो अर्निंग्स हैं उनके लिए हम रिसीट बेसिस फॉलो करते हैं कि जो भी अर्लीस्ट डेट है उसमें हम उसको टैक्स करते हैं और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये एक सर्टेन टैक्स ईयर में फॉल करते हैं, जो कि पिछले एग्जांपल्स में आपने देख लिया। नेट टैक्सेबल अर्निंग्स ये क्या होती हैं जी? अब तो होता ये है कि इसमें भी पहले बात हो चुकी है कि जो भी अर्निंग्स हैं टैक्सेबल, उसमें से जो डिडक्शंस हैं वो माइनस करने के बाद जो नेट टैक्सेबल अर्निंग्स आ जाती हैं। डिडक्शंस, अब जो टोटल अर्निंग्स में से डिडक्शंस माइनस होती हैं वो क्या कर सकती हैं? वो इतनी हो सकती हैं कि वो किसी की अर्निंग्स को ज़ीरो कर दें, वो उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। इफ देयर इज मोर देन वन एम्प्लॉयमेंट इन द टैक्स ईयर, सेपरेट कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई बंदा दो जॉब्स करता है तो उसकी दो सेपरेट कॉम्पिटिशंस बनेंगी। अलाउएबल डिडक्शंस क्या हैं? यूजुअली जो टैक्स पेयर होता है वो तो चाहता है कि उसके जो खर्चे हैं वो माइनस हो जाएं, जितनी भी उसकी अर्निंग्स हैं वो दिखा दे कि मेरी तो सैलरी कुछ भी नहीं बची, मुझे टैक्स ना लगाएं। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज ऐसा नहीं होने देती, और टैक्स अथॉरिटीज ने रूल्स बनाए हुए हैं कि ये चीजें हैं जो हमने बताया कि माइनस हो सकती हैं, इसके अलावा आप कोई चीज माइनस नहीं कर सकते। यानी कोई बंदा अपने पर्सनल खर्चे माइनस नहीं कर सकता कि वो इतने खर्चे दिखा दे, अपने इतने एक्सपेंसेस दिखा दे और दिखा दे मेरी इनकम तो जीरो हो गई है, तो ऐसा नहीं है। खास चीजें हैं जिनको कहते हैं अलाउएबल डिडक्शंस, वो ही माइनस हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जी। The general rule for allowable deductions states that expenses must be wholly, exclusively, and necessarily in the performance of the obligations. तो सिर्फ वही खर्चे माइनस हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के लिए, यानी कि जो नौकरी में उसने काम करना है उसको करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। तो ऐसी पेंशन स्कीम अब जो ऑक्यूपेशनल होती है वो रिलेट करती है आपके जॉब के थ्रू, जो कि आपका एम्प्लॉयर पैसे काट लेता है। तो वो जितने भी पैसे वो काटता है वो माइनस हो सकते हैं, यानी कि जो उसकी अर्निंग है उसमें से जो पैसे उसने दिए हैं, जो उसके एम्प्लॉयर ने काट लिए, माइनस हो जाएंगे। फीस एंड सब्सक्रिप्शंस टू रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज। यूजुअली लोग प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स होते हैं। जैसे आप लोग जब एसीसीए क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एसीसीए की सब्सक्रिप्शन देते रहना है। तो वो जो अमाउंट आप दोगे हर साल की, तो वो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से माइनस कर सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर कोई बंदा अपनी जेब से खर्चा करता है अपने काम के सिलसिले में, अगर उसको उसके एम्प्लॉयर ने कहीं भेजा है और वो पैसे खुद खर्च कर रहा है, तो जितने पैसे वो खर्चेगा वो भी माइनस हो सकते हैं। Capital allowances on plant and machinery necessarily provided by the employee। तो अगर कोई ऐसा प्लांट और मशीनरी है या कोई ऐसी इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, कोई भी चीज जो कि वो खुद उसने यूज की है, एम्प्लॉय ने खुद लगाई है, तो जितनी जो भी चीज उसने लगाई है उस पे उसको कैपिटल अलाउंसेस मिलते हैं। तो जो भी कैपिटल अलाउंसेस निकलेंगे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से माइनस कर सकता है। डोनेशंस टू चैरिटी अंडर पे रोल गिविंग स्कीम। तो कई दफा ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी सैलरी में से काट लेता है कि भाई इस चैरिटी को पैसे दे रहे हैं हम, तो वो जितने पैसे कटते हैं आपकी सैलरी में से वो टैक्स के लिए भी डिडक्टेबल होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम टू कवर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज लाइबिलिटीज एंड पेमेंट्स टू मीट दोज लाइबिलिटीज। कई दफा ऐसा होता है कि इंश्योरेंस देता है बंदा कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उस गलती का जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस वाले भरेंगे। तो इसके लिए हर महीने के प्रीमियम्स होते हैं या साल के प्रीमियम्स होते हैं, वो भी डिडक्टेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की, कि कौन से ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं जो कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप उनके लिए कोई बेनिफिट ले सकते हो अपने एम्प्लॉयर से। एक तो ये हो गया कि जो खुद से दिए हैं तो वो भी माइनस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखना पड़ता है कि ट्रैवलिंग कौन सी है। एक होती है नॉर्मल ट्रैवलिंग, रोज घर से दफ्तर जाने की, तो ये तो एम्प्लॉय को खुद ही करनी पड़ती है और इस पे जो पैसा एम्प्लॉय लगाता है वो माइनस नहीं कर सकता। लेकिन अगर एम्प्लॉय को किसी स्पेशल जगह पे भेजा गया, तो अगर तो वो अपने पैसे लगा रहा है तो फिर तो वो उसको ट्रीट कर सकता है एज अ लॉयबल डिडक्शन। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर उसको पैसे दे रहा है तो उसके लिए सर्टेन लिमिट है कि कितने वो दे सकता है पैसे एम्प्लॉयर। तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इस स्लाइड में हम उस चीजों को देखेंगे। क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंसेस। Tax relief is not available for an employee's normal commuting costs,
यानी कि जो रोज का घर से दफ्तर तक जाना है, तो उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। दिस मीन्स रिलीफ इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी कॉस्ट एम्प्लॉइज इनकर इन गेटिंग फ्रॉम होम टू their नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क। However, employees are entitled to relief for travel expenses that they are obliged to incur and pay in traveling in the performance of their duties or traveling to or from a place which they have to attend in the performance of their duties other than a permanent workplace। जैसे अगर आपको किसी क्लाइंट के पास जाना है, तो जो पैसे आपके खर्च होंगे वो तो आपको वापस मिल जाएंगे, और अगर आपने खुद खर्च किए हैं तो वो आप अलाउेबल डिडक्शन ट्रीट कर सकते हो। साइट बेस्ड एम्प्लॉइज, अब कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि साइट पे काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई नॉर्मल वर्क प्लेस नहीं होती, तो जो जो भी खर्चा होता है आने जाने का वो एम्प्लॉय अपनी जेब से भरता है, तो अलाउेबल डिडक्शन है। अगर एम्प्लॉयर उसको देता है तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेंगे। साइट बेस्ड एम्प्लॉइज एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स etc who do not have a permanent workplace are entitled to relief for the costs of all journeys made from home to wherever they are working. This is because these employees do not have an ordinary commuting journey or any normal commuting cost। तो ये इनका काम पक्का नहीं होता, कोई किसी एक खास जगह नहीं होता, तो इसलिए ये इनके लिए रिलीफ है। टेम्परेरी वर्क प्लेस, if an employee is seconded to work at another location for some considerable time, then the question arises as to whether the journey from home to that workplace can become normal commuting. There is a 24-month rule। तो 2 साल का रूल है कि अगर किसी बंदे को किसी टेम्परेरी जगह पे जाना पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि अगर 2 साल से कम का टाइम है तो फिर तो वो टेम्परेरी है, और अगर किसी को कुछ अरसे के लिए जाना है जो कि 2 साल से ज्यादा का टाइम है या 2 साल का है, तो फिर वो कम्यूटिंग नॉर्मल बन जाएगी। Tax relief is available for travel, accommodation, and subsistence expenses incurred by an employee who is working at a temporary workplace on a secondment expected to last up to 24 months. If this secondment is initially expected to exceed 24 months, but it is not expected not to exceed 24 months, शुरू में ये डिसाइड हुआ कि 2 साल से कम अरसे के लिए होगा, लेकिन बाद में बढ़ गया, but it is extended, relief ceases to be due from the date the employee becomes aware of the change। तो शुरू में तो वो गया तो पता था कि 24 महीनों से कम है, 2 साल से कम है, तो फिर तो रिलीफ है, लेकिन बाद में उसका स्टे बढ़ गया, तो जिस डेट से उसको पता चल गया कि उसका जो जो सेकंडमेंट उसकी ही प्लेस है, वर्क प्लेस, वो 2 साल से ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा, तो उस डेट से रिलीफ खत्म हो जाएगा जब से एम्प्लॉय को पता चला। When looking at how long a secondment is expected to last, HMRC will consider not only the terms of written contract but also any verbal agreement by the employer and other factors such as whether the employee buys a house etc। तो ये HMRC डिसाइड करता है कि क्या परमानेंट वर्क प्लेस है और क्या टेम्परेरी है, और इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स वो डिस्कस करते हैं या वो असेस करते हैं। अदर एक्सपेंसेस, तो इसमें सिंपल रूल है कि जो भी चीज होली एंड एक्सक्लूसिवली है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए, वो माइनस हो सकते हैं। द वर्ड एक्सक्लूसिवली स्ट्रिक्टली implies that the expenditure must give no private benefit at all. If it does, none of it is deductible. In practice, HMRC may ignore a small element of private benefit or make an apportionment between business and private issues। तो होली और एक्सक्लूसिवली का मतलब असल में होली और एक्सक्लूसिवली है कि सिर्फ जॉब के लिए ही जो खर्चे होंगे उन्हीं के लिए रिलीफ मिलेगा। अगर जरा सा भी प्राइवेट एलिमेंट हुआ तो उसको फिर अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा कि कितना बिजनेस के लिए और कितना प्राइवेट है। Whether an expense is necessary is not determined by what an employer requires. The test is whether the duties of the employment could not be performed without the outlay। तो इसमें ये चीज है कि ये भी एक टेस्ट है कि जरूरी थे कि नहीं थे। तो इसमें ये था कि whether the duties of the employment could not be performed without the outlay, यानी इस काम के बगैर अगर ये ना खर्चा होता तो काम हो ही नहीं सकता था। तो ये टेस्ट है, और इससे पता लगता है कि क्या वाकई ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था कि नहीं, कि अगर वो खर्चा ना हुआ तो एम्प्लॉयमेंट का काम ही ठीक तरीके से नहीं हो सकता।
The following cases illustrate how the requirements are interpreted. Remember, you are not expected to know the cases by names. तो ये जो भी cases हैं जो कि decide करते हैं, मतलब different issues arise हुए HMRC के सामने और HMRC ने decide किए, तो वो फिर precedent बन गए कि आगे कोई भी employee होगा तो उसके लिए ये वाले rules लगेंगे। तो इन cases के जो नाम वगैरह हैं वो expected नहीं है कि आप लोग याद करो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने जब एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड का डिफरेंस पढ़ा तो उसमें भी कुछ केसेस थे। तो आपको नाम नहीं याद रखने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि कब ये सिचुएशन अराइज हुई। इसके अलावा जो डिडक्शंस हैं, सम एक्सपेंडिचर इज स्पेसिफिकली डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग नेट टैक्सेबल अर्निंग्स। तो वो कौन से हैं जी, देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब ये वही वाली चीजें सारी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर कोई एम्प्लॉयर ने स्कीम बनाई हुई है पेंशन की तो वो हो गए, वही वाली के जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके हो गए, इस पे डिस्कशन हो चुकी है। और ऐसी लाइबिलिटीज जो कि कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो उससे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस के प्रीमियम्स। अब जो आपने पेमेंट्स करनी है इंश्योरेंस की, उसमें क्या है, कैसी लाइबिलिटीज की होंगी, लाइबिलिटीज एंड इंश्योरेंस। If a director or employee incurs a liability related to their employment or pays for insurance against such a liability, the cost is a deductible expense. If the employer pays such amounts, there will be no taxable benefit. तो अगर तो बंदा खुद खर्चता है पैसे, उसने खुद इंश्योरेंस भरी है, तो वो माइनस कर सकता है, उसको डिडक्टेबल एक्सपेंस यूज कर सकता है। और अगर एम्प्लॉयर देता है पैसे एम्प्लॉई के लिए, तो उसके लिए कोई ऐसा फायदा नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगे, तो कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है। अब कौन से इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं जी जो क्वालिफाई करते हैं, वो देख लेते हैं। मस्ट कवर ओनली लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, vicarious liability in respect of liabilities of another person's employment, related cost and payments to employees own employees in respect of their liabilities relating to employment and related cost। तो जो भी चीजें हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो माइनस हो सकता है। Must not last for more than 2 years, although it may be renewed for up to 2 years at a time, and the insured person must not be required to renew it। तो ये रिन्यूअल से रिलेटेड है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये कि अगर कोई किसी इंडिविजुअल को, किसी एम्प्लॉय को कोई माइलेज अलाउंस मिलता है, कि अगर उसने कोई ट्रैवलिंग की है और एम्प्लॉयर उसके लिए पे करता है पैसे, तो एम्प्लॉयर कितने पैसे दे सकता है, इसमें टैक्स अथॉरिटीज ने एक सर्टेन अमाउंट अलाउ की हुई है। तो वो जो भी अमाउंट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर अगर तो उससे कम मिले हैं एम्प्लॉय को पैसे, तो फिर ये होगा कि उसके लिए वो डिडक्शन बन जाएगी, और अगर ज़्यादा मिल गए हैं पैसे उसको, तो फिर उसके लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा। तो एम्प्लॉई साहब गए और एम्प्लॉई साहब को पैसे मिल गए, बेसिकली एम्प्लॉई ने पैसे खर्चे, तो अगर तो ज़्यादा पैसे मिल गए तो टैक्सेबल बेनिफिट है, और अगर कम मिले तो डिडक्शन है। तो लेट्स सी, इसके रूल्स पहले पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको। A single approved mileage allowance for business journeys in an employee's own vehicle applies to all cars and vans। तो बेसिकली वो अपनी गाड़ी पे जब गया तो उसने जो भी खर्चा वर्चा किया तो उसके पैसे उसको मिलते हैं। तो कितने पैसे मिल सकते हैं? There is no income tax on payments up to this allowance and employers do not have to report mileage allowance up to this amount। तो जो अलाउंस है वो क्या है जी? The allowance for 22-23 is 45 pence per mile on the first। 10,000 पे कितना है जी? जो पहले 10,000 माइल्स ट्रेवल किए हैं उस बंदे ने अपनी गाड़ी पे, तो उसके लिए 25 पेंस पर माइल है। The approved mileage allowance for employees using their own motorcycle is 24 pence per mile। For each employee using their own pedal cycle, it is 20 pence per mile। तो ये आपके आ गए जी। तो इसमें ये जो रूल्स हैं वो जरा अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें जो अलाउंस है जी, वो पहले 10,000 के लिए 45 पेंस है, और उसके बाद जो भी एडिशनल है उसके ऊपर 25 पेंस है। तो ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए है। लेकिन अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल यूज करता है तो उसके लिए फ्लैट 24 पेंस है, और अगर कोई साइकिल पे जाता है तो उसके लिए 20 पेंस है। ओके, तो यूजुअली जो यूज होता है वो गाड़ियों वाला यूज होता है, और इसमें जो भी
टैक्स ईयर है, इसमें जो नया टैक्स ईयर है उसमें भी सेम ही अप्लाई होता है। 23-24 के लिए भी यही है कि जो फर्स्ट 10,000 हैं, जितने भी वो माइल्स ट्रेवल करता है, तो पहले 10,000 के लिए उसको 45 पेंस मिल सकता है, और उससे ज्यादा अगर करेगा तो 25 पेंस है। तो अब अगर ज्यादा मिलता है इससे पर माइल तो वो टैक्सेबल होगा, कम मिलता है तो वो अलाउएबल डिडक्शन है। इसको देख लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल करेंगे। If employers pay less than the statutory approved mileage allowance, employees can claim tax relief up to that level. तो अगर वही जो मैंने आपको बात बताई कम है तो वो क्लेम कर सकते हैं। The statutory approved mileage allowance does not prevent employers from paying higher rates, but any excess will be subject to income tax. There is a similar but slightly different system for NICs covered later in the study text. तो ऐसी ही चीजें NIC के लिए हैं, तो NIC की पहले भी बात हो चुकी है, तो जब NIC आएगा तो हम NIC को डिटेल से पढ़ लेंगे। Employers can make income tax and NIC free payments of up to 5 pence per mile for each fellow employee making the same business trip who is carried as a passenger. If the employer does not pay the employee for carrying business passengers, the employee cannot claim any tax relief. तो अगर कोई साथ लेके जाता है तो उसके लिए 5 पेंस है, लेकिन अगर एम्प्लॉय नहीं देता तो एम्प्लॉयर नहीं दे तो एम्प्लॉय कोई क्लेम नहीं कर सकता। अब इसको क्वेश्चन में देख के अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। Sophie uses her own car for business travel. Sophie drove 15,500 miles. तो अब इसने टोटल 15,400 माइल ट्रेवल किया, तो जिसमें से पहले 10,000 के लिए अलग रूल है और जो 10,000 से आगे उसके लिए अलग रूल है। Sophie's employer paid her a mileage allowance. How is the mileage allowance treated for tax purposes, assuming that the rate paid is? अब आप इस सवाल में स्पेशली हमने दो कंडीशंस बनाई हैं कि एक कंडीशन तो ये है कि एम्प्लॉयर दे 40 पेंस पर माइल, यानी कि जितना भी उसने ट्रेवल किया 15,400 मील ट्रेवल किया उसने, तो हर मील के लिए उसको 40 पेंस मिलेंगे। या दूसरी कंडीशन ये है कि हर मील के लिए उसको 25 पेंस मिले। तो दोनों कंडीशंस में देखते हैं कि कितनी अमाउंट उसको मिल रही है और कितनी उसको टैक्स अथॉरिटीज ने अलाउ की। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर उसको 40 पेंस मिलते हैं तो टोटल जो माइल्स ट्रेवल्ड हैं उस पे सब पे एम्प्लॉयर साहब ने 40 पेंस दे दिए, तो टोटल जो उसको मिल गई वैल्यू वो है 6,160। तो ये सारे पैसे उसको मिल गए। अब देखते हैं कि कितने उसको अलाउड थे, कितने टैक्स वालों ने इजाजत दी हुई थी। तो पहले 10,000 के लिए तो 45 पेंस है, और अगले 10,000 से ऊपर जितने हैं, जो कि इस केस में 5,400 हैं, तो उस पे 25 पेंस है। तो इन दोनों का अगर सम देख लिया जाए तो ये 5,850 बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको 310 पाउंड ज्यादा दे दिए। तो जितने भी ज्यादा देते हैं वो सारे का सारा टैक्सेबल बेनिफिट होता है। तो इसमें 5,850 फ्री हैं, टैक्स फ्री हैं, क्योंकि वो अलाउ किए हुए थे। टैक्स अथॉरिटीज ने जितने एक्स्ट्रा उसको मिल गए वो उसका टैक्सेबल बेनिफिट है, और ये उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगली सिचुएशन ये है कि अगर उसको 40 पेंस के बजाय 25 पेंस मिलते सारे ट्रेवल के लिए, तो उसको टोटल पैसे कितने मिलते? टोटल पैसे उसको मिलते 3,850, जबकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है कि उसको अलाउड कितने हैं। तो उसको अलाउड तो सिर्फ 5,850 है, वही 5,850 यहाँ पे आ जाएगा कि पहले 10,000 के लिए 45 पेंस और 10,000 से ऊपर जो भी है उसके लिए 25 पेंस। तो अब उसको मिले कम है और उसका राइट ज्यादा बनता था, तो 2,000 उसको कम मिले हैं। तो जितने उसको कम मिले होते हैं वो ट्रीट कर सकता है एज अलाउएबल डिडक्शन, यानी कि अपनी जो भी इनकम होगी उसके अंदर से माइनस कर सकता है 2,000। देयर इज नो टैक्सेबल बेनिफिट। टैक्सेबल बेनिफिट तो कोई नहीं, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे नहीं मिले। सोफी कैन क्लेम अ डिडक्शन फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 2,000। तो वो सोफी जो है वो 2,000 माइनस कर सकती है, क्योंकि उसको 2,000 कम मिले जितना अथॉरिटीज ने उसको अलाउ किया। इसके बाद जो चैरिटेबल डोनेशंस हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी से खुद ही एम्प्लॉयर पैसे काट ले कि ये चैरिटी के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो भी माइनस हो सकते हैं। Employees can make charitable donations under the payroll deduction scheme by asking their employer to make deductions from their gross earnings. तो ये एम्प्लॉई भी कह सकता है और कट भी सकते हैं, कोई प्लानिंग हो सकती है इस तरह। The deductions are then passed to the charitable agency, which will either distribute the funds to the employees' chosen charities on receipt of their
instructions or provide the employee with vouchers that can be redeemed by the recipient charities। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो एम्प्लॉई ने जिसका बताया है कि इसको पैसे देना चाहता है, उसको पैसे मिल जाएँगे या वो वाउचर्स दे देगा जो कि वो चैरिटीज़ को दे सकता है कि वो पैसे ले सके। तो जो भी तरीका हो, हम इस वक़्त ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी वो पैसे देगा, वो उसकी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम में से माइनस हो जाएँगे। द डोनेशन इज़ एन अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयीज़ अर्निंग्स जो पहले हम पढ़ चुके हैं, माइनस हो सकता है। टैक्स रिलीफ इज़ गिवन एट सोर्स एज़ द एम्प्लॉयी एज़ द एम्प्लॉयर मस्ट डिडक्ट द डोनेशन फ्रॉम द ग्रॉस पे बिफोर कैलकुलेटिंग पे। तो उसका जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है, उसकी जो इनकम बनती है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, उसमें से माइनस हो जाते हैं, तो उसको रिलीफ तो मिल ही जाता। तो ये सेक्शन हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड कवर कर ली।